Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I am Dr. Asmar Fatma and today our topic is joint flexibility and it's your lecture 12. I hope you have listened to my previous lectures. So joint flexibility. ठीक है, joint flexibility क्या है? The range of motion allowed in each of the planes of motion at a joint. ठीक है, एक जो आपका जॉइंट है जो उसमें पॉसिबल रेंज ऑफ मोशन है. ठीक है, जिस फॉर एग्जांपल जिस तरह फ्लेक्शन की जितनी रेंज, फॉर एग्जांपल अगर हम हिप में देख रहे हैं जितनी उसके ऊपर पॉसिबल रेंज ऑफ मोशन है उसकी, ठीक है, जितनी अलाउड है वो उसकी क्या है, वो इसकी क्या है, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी है. Static flexibility, it refers to the range of motion present when a body segment is passively moved. Static flexibility क्या है कि मतलब खुद वो मूवमेंट नहीं हो रही है जॉइंट के अंदर. ठीक है, जॉइंट खुद मूव नहीं कर रहा, हम क्या कर रहे हैं पैसिवली, या तो कोई एक्सरसाइज के थ्रू हम कोई फिजियोथेरेपिस्ट या कोई क्लिनिशियन क्या करता है उसका जॉइंट खुद मूव कर रहा है. ये उसकी क्या है, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि मसल्स खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, मसल्स रिलैक्स हैं, हम उनका जॉइंट मूव करवा रहे हैं खुद. दिस इज स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी. एंड डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी, इट रेफर्स टू द रेंज ऑफ मोशन दैट कैन बी अचीव बाय एक्टिवली मूविंग अ बॉडी सेगमेंट. अब बंदा जब खुद मूव कर रहा है, अपना बॉडी सेगमेंट खुद मूव कर रहा है बाय विर्च्यू ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, ये अब क्या हो जाएगी, ये हमारे पास होगी डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी. और जो स्टैटिक स्टेबिलिटी होती है ना, वो आपकी जो टाइटनेस और लेग्जिटी जो है ना, वो बेसिकली क्या बता रही होती है, आपकी स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी में वो हमें ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं कि जॉइंट में कितनी टाइटनेस है या जॉइंट में कितना, फॉर एग्जांपल हाइपर मोबाइल कितना है, मोबाइल कितनी ज़्यादा जो है वो टाइटनेस है जो उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में है, जिसकी वजह से जॉइंट हाइपोमोबाइल हुआ है, या कितना वो लेग्स है, जॉइंट लेग्जिटी है कितना उसके अंदर के मसल वो क्या है, जॉइंट हाइपर मोबाइल है. ठीक है, ये मैं किससे पता चलता है, हमें स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी से पता चलता है. क्योंकि डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, हम डेली एक्टिविटीज में जो हमें जितनी हमारी रेंज ऑफ मोशन रिक्वायर्ड होती है, इतना तो नहीं होता ना कि हमें 120 डिग्री की हिप फ्लेक्शन चाहिए डेली एक्टिविटीज के अंदर, या हमें 180 डिग्री की शोल्डर फ्लेक्शन चाहिए अपनी डेली एक्टिविटीज में. तो उस वक्त जो मोस्टली यूज हो रहा होता है वो आपका क्या हो रहा है, डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो यूज हो रही है, वो आपकी वो ज्यादा उस पर डिपेंडेंट होती है. ठीक है, और बहुत सारी रिसर्चेज हैं, उन्होंने ये शो भी किया है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो, ये जो दोनों फ्लेक्सिबिलिटीज हैं स्टैटिक एंड डायनामिक, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती. ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल ही कोई और चीज है, डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल ही कोई और चीज है. ठीक है, देन मेजरिंग जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, वो जॉइंट रेंज ऑफ मोशन को हम जिस तरह मेजर करते हैं, हमें पता है, हम गोनियोमीटर हम पढ़ चुके हैं, गोनियोमीटर से मेजर करते हैं. ठीक है, गोनियोमीटर का एक जो होता है वो बताया था कि एक वो एक्सिस होता है, सेंट्रल एक्सिस, एक उसका मूविंग आर्म होता है, एक उसका स्टेशनरी आर्म होता है. ठीक है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं ये जॉइंट रेंज ऑफ मोशन. जॉइंट रेंज ऑफ मोशन इज मेजर्ड डायरेक्शनली इन यूनिट्स ऑफ डिग्रीज. ठीक है, फिर हम बताते हैं गोनियोमीटर के थ्रू के इसकी 35 डिग्री फ्लेक्शन एल्बो पे है, इसकी 40 डिग्री एक्सटेंशन है नी के ऊपर, नी के ऊपर कह रही हूँ, नी के ऊपर फ्लेक्शन 35 डिग्री है. ठीक है, ये वाली चीजें हमें उसे पता चलते हैं. और जब आपकी एनेटमिकल पोजीशन है तो उसमें क्या है, जॉइंट्स आपके 0 डिग्रीज के ऊपर होते हैं. ठीक है, सो इसमें ये बताया हुआ कि रेंज ऑफ मोशन फॉर फ्लेक्शन एट द हिप इज देयरफॉर कंसीडर टू बी द साइज ऑफ द एंगल थ्रू विच द एक्सटेंडेड लेग मूव्स फ्रॉम 0 डिग्रीज टू द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फ्लेक्शन. ठीक है, हम ऐसे ही मेजर करते हैं ना, इसी तरह ऑपोजिट हम मेजर करेंगे तो हम हिप की एक्सटेंशन मेजर कर लेंगे, तो ऐसे करके ही हम मेजर करते हैं जॉइंट की रेंज. अ गोनियोमीटर इज बेसिकली अ प्रोट्रैक्टर विद 2 आर्म्स. ये मैंने बता दिया कि उसका सेंट्रल एक्सिस होता है विद द लॉन्गिट्यूड. ठीक है, और दो और इसके लॉन्गिट्यूडनल while the arms are aligned with the longitudinal axis of the body segments to measure the angle present at a joint. अब हमारे कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को वो उन पे इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हमारी बोन की ऐसी
शेप होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो हाइपर एक्सटेंशन एल्बो पे कौन रोकता है, आपका ओलिक्रोनाइन प्रोसेस है। जिस तरह हम एंड फील्ड्स देखते हैं, ये हम इस पे एक बड़ा अच्छा एक लेक्चर कर भी चुके हैं अपने सेकंड सेमेस्टर में, कि जिस तरह वो आपकी नॉर्मल एंड फील्ड्स होती हैं, ठीक है, एक नॉर्मल एंड फील्ड्स होती हैं, पैथोलॉजिकल होती हैं एंड फील्ड्स, तो उसकी वजह से किस तरह रुक जाती है आपकी जितना आपके जॉइंट पे रिक्वायर्ड होता है उतना ही होता है। ऐसा नहीं है कि एल्बो फ्लेक्जन है वो इधर रुकी हुई है, अब मैं दो मसल्स आपस में ज्वाइन कर रही हैं, इस वजह से उसकी जो है वो ठीक है सॉफ्ट एंड फील आ रही है ये एल्बो फ्लेक्जन की। तो अब ऐसा नहीं है कि एल्बो कि मैं मसल्स को फाड़ कर अंदर और ज्यादा एल्बो फ्लेक्जन हो जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ फैक्टर्स द शेप ऑफ द आर्टिकुलेटिंग बोन सरफेसेस या जो मसल्स और फैटी टिश्यूज मूवमेंट जो मूवमेंट को है वो टर्मिनेट कर सकते हैं, ताकि एक्सट्रीम रेंज ऑफ मोशन पे ना बॉडी जा सके, ठीक है। जैसे कि एल्बो है, उसका ओलिक्रोनाइन प्रोसेस है, आपके हाइपर एक्सटेंशन को वो रोकता है। वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्टेक्ट ऑफ द ओलिक्रोनाइन ऑफ द अल्ना विद द ओलिक्रोनाइन फोसा ऑफ द ह्यूमरस डिस्ट्रिक्ट्स फर्दर मोशन इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। आपकी क्या करता है, वो हाइपर एक्सटेंशन पे जाने से वो रोक देता है। देन आपके मसल और फैट ऑन द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ आर्म में टर्मिनेट एल्बो फ्लेक्शन, जिसकी मैंने आपको अभी एग्जांपल दी। ठीक है, फॉर मोस्ट इंडिविजुअल्स जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी इज प्राइमरीली अ फंक्शन ऑफ रिलेटिव लेक्सिटी और extensibility of the collagenous tissues and muscles crossing the joints. Tight ligaments and muscles with limited extensibility are the most common inhibitors of joint range of motion. ठीक है, जब आपके ligaments टाइट होंगे, मसल्स टाइट होंगे, जाहिर बात है मसल्स अलाउ ही नहीं करेंगे बोन दूर जा सके या उस पे करीब आ सके, दूर जा सके। आपके एगोनिस्ट मसल जो आपके ठीक है, दोनों मसल्स की सारी बातें कोऑर्डिनेशन होती है एगोनिस्ट एंटेगोनिस्ट की, तो मसल्स जो होते हैं वो अलाउ ही नहीं करेंगे कि बोन जो है वो मूव कर सके। तो ये क्या है, एक कॉमन इनहिबिटर ऑफ जॉइंट रेंज ऑफ मोशन है, टाइट मसल्स एंड लीगामेंट्स। ठीक है, फिर कुछ ऐसी स्टडीज हुई हैं जो शो कहती हैं कि अगर ये जो कोलेजिनस टिश्यूज हैं या जो ये लीगामेंट्स मसल्स हैं आपके, ठीक है, अगर इनका टेम्परेचर एलिवेट किया जाए तो ये फिर थोड़ा सा अलाउ कर देती हैं जो रेंज ऑफ मोशन को। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब भी कोई ट्रीटमेंट प्लान वगैरह करते हैं, हम उससे पहले वार्म अप एक्सरसाइजेस करवाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपका वार्म अप एक्सरसाइजेस कराते हैं। उससे क्या हो जाता है कि थोड़ी सी रेंज ऑफ मोशन में बेहतरी आना हल्की फुल्की स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कुछ स्टडीज इसको सपोर्ट करती हैं, कुछ इसको नहीं करती, लेकिन मोस्टली करती हैं। जैसे हम सुपरफिशियल एक तो वार्म अप एक्सरसाइजेस करवाते हैं, दूसरा मसल के ऊपर वो जो हीट प्रोवाइड करती हैं, हॉट पैक रख देती हैं या इंफ्रारेड रेडिएशंस या कुछ भी ऐसा उसे प्रोवाइड करते हैं। उससे क्या हो जाता है, जब मसल्स की वो एक्सटेंसिबिलिटी इंक्रीज होती है, उस तकरीबन 15-20 मिनट उन्हें ये हीट प्रोवाइड करने के बाद या वार्म अप एक्सरसाइजेस करवाने के बाद जब हम फिर उनकी जॉइंट के क्या हो जाएगा, उसकी रेंज ऑफ मोशन बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और थोड़ा सा ऐसा जाहिर बात है जब वो उसे हीट वगैरह और ये चीजें मिलेंगी तो ये क्या हो जाता है, ये जो वार्म अप एक्सरसाइजेज हैं ये बेनिफिट हैं उसके लिए, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। उसके बाद जब हम उन्हें एक्सरसाइजेस करवाएंगे, रेंज ऑफ मोशन करवाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, दर्द भी नहीं होगा, दर्द पे कम होगा और इम्प्रूवमेंट भी उसके साथ आने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ते जाते हैं। ठीक है, लेकिन रेंज ऑफ मोशन खाली हीट प्रोवाइड करने से, वार्म अप एक्सरसाइज करवाने से कभी भी रेंज ऑफ मोशन सही नहीं होगी। वो क्या होगा, हाँ हम उन्हें प्रियर टू रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस हम ये चीजें परफॉर्म कर सकते हैं ताकि जो हम इफेक्ट है उसे और ज्यादा इनहेंस कर सकें। ठीक है, ठीक है, फिर फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंजरी। ठीक है, अब जो फ्लेक्सिबिलिटी और इंजरी का क्या आपस में रिलेशन है कि अगर तो जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी कम है फिर भी इंजरी के चांसेस हैं, अगर जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी एक्सट्रीमली हाई है तब भी जाहिर बात है इंजरी के चांसेस हैं। ना ही हमें जॉइंट हाइपोमोबाइल चाहिए, ना ही हमें जॉइंट हाइपर मोबाइल चाहिए। हाइपोमोबाइल होगा जब हम उसे और करने की कोशिश करेंगे कि इसकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ाएं, तो हो सकता है कोई बोन का फ्रैक्चर ना हो जाए, कोई मसल का टीयर ना हो जाए, लिगामेंट का टीयर ना हो जाए। ठीक है, और अगर हाइपर मोबाइल है तो जाहिर बात है पता ही नहीं है कि हो सकता है कि हिप की जो अलाउड उस बंदे की 110 ठीक है 90 या 110
उसकी हिप फ्लेक्शन है और इतनी होनी चाहिए। अब वो बंदे का जॉइंट इतना हाइपर मोबाइल है, उसकी 160 तक चली गई है, 170 तक चली गई है, हो सकता है उसका जॉइंट डिसलोकेट हो जाए। ठीक है, तो एक्सट्रीमली जो फ्लेक्सिबिलिटी है, हाई फ्लेक्सिबिलिटी है, वो जॉइंट उसमें हाइपर मोबाइल हो जाता है, लेग्जिटी होती है जॉइंट के अंदर और आपकी स्टेबिलिटी नहीं होती जॉइंट के अंदर, इन अनस्टेबल जॉइंट है और उसमें क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिसलोकेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, और जो आपका फ्लेक्सिबिलिटी जिसकी कम है तो उससे क्या हो जाएगा, मसल्स के टीयर हो सकता है, लिगामेंट्स का टीयर हो सकता है। ठीक है, ये वाले चांसेस उसमें ज्यादा हो सकते हैं, तो यही इसके अंदर यही बात लिखी हुई है। The desirable amount of joint flexibility is largely dependent on activities in which an individual wishes to engage। ठीक है, जिस तरह जिमनास्ट्स हैं, डांसर्स हैं, उनके जॉइंट में क्या होती हैं, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, और इसी तरह जो एथलीट्स एंड रिक्रिएशनल रनर्स कॉमनली स्ट्रेच बिफोर इंगेजिंग इन एक्टिविटी फॉर पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग द लाइक्लीहुड ऑफ इंजरी। ये जब भी एथलीट्स या जब कोई आप लोगों ने देखा होगा मैच जब खेलने से पहले या कोई सी भी अक्सर ये जो एथलीट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं अपने मसल्स को। ठीक है, उससे क्या हो जाता है, ताकि जो आपके मसल्स हैं उनमें इंजरी ना हो। ठीक है, वो इस चीज़ को रोकता है, वो इंजरी प्रिवेंट करता है ताकि कोई मस्कुलर इंजरी ना हो। टाइट मसल्स होंगे, ठीक है, टाइट मसल्स होंगे, टाइट लिगामेंट्स होंगे, तो उससे क्या होगा, वो आपकी जॉइंट की जो रेंज ऑफ मोशन है उसको इनहिबिट करेंगे। ठीक है, उस फुल रेंज में नहीं जाने देंगे। अगर टाइट मसल्स होंगे, टाइट आपके वो होंगे लिगामेंट्स होंगे, तो वो जॉइंट को की रेंज ऑफ मोशन से ही परफॉर्म ही नहीं करने देंगे। ठीक है, और ये जो एथलीट्स का है तो वो जब पहले स्ट्रेच कर लेते हैं उससे क्या होता है, अगर कोई इसेंट्रिक वर्क, जिस तरह फॉरन से उन्होंने कोई वापस लैंड किया है, ग्राउंड के ऊपर आए हैं। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल रनिंग कर रहे हैं और अब एक उन्होंने वापस रुके हैं। ठीक है, तो एकदम से आपका इसेंट्रिक वर्क होता है मसल्स में, तो उस वक्त कोई इंजरी नहीं होती। ठीक है, तो इस वजह से ये चीज़ें मतलब इस तरह से ये पॉइंट्स अपने जहन के अंदर रखें। फिर अगर ये वाली बात हम पहले भी देख चुके थे कि जॉइंट का हमने देखा था कि नॉर्मल जॉइंट ये ग्रेड्स हैं, और किस नॉर्मल जो जॉइंट का जो ग्रेड है वो क्या है, और इससे नीचे जाएंगे तो जॉइंट हाइपरमोबाइल हो जाएगा, और इससे अगर हम अबव चाहते हैं नॉर्मल से तो फिर आपका हाइपर मोबिलिटी की तरफ जाता है जॉइंट। ठीक है, तो नॉर्मल जो आपका जॉइंट है वो थ्री ग्रेड है उसका। ठीक है, 2 पे क्या होगा, स्लाइटली हाइपरमोबाइल जॉइंट है, 1 पे कंसीडरेबली हाइपरमोबाइल है, और 0 क्या है, अनकाइलोज्ड। ठीक है, कि जॉइंट में मूवमेंट नहीं है बिल्कुल भी और वो फ्यूज हुआ हुआ आपस में। देन नॉर्मल से अगर हम 3rd पे देखेंगे, नॉर्मल से इससे आगे जाएंगे तो 4th पे स्लाइटली हाइपरमोबाइल जॉइंट, एंड 5th पे उससे ज़्यादा हाइपरमोबाइल है, कंसिडरेबली हाइपरमोबाइल, एंड देन 6 क्या, अनस्टेबल, यानी कि डिसलोकेशन हो सकती है यहाँ पर। देन टेक्निक्स फॉर इंक्रीजिंग जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ये आगे कुछ टेक्निक्स डिस्कस की हुई हैं कि जिससे आप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, उनका बहुत इन्फ्लुएंस है जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हेंस करने पर। इसमें है एक न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेच। जिस तरह हमने देखा था कि हमारे इस तरह सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, जो कि कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो कि हमारे टेंडन में लगे हुए होते हैं, और कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो कि हमारे मसल के अंदर होते हैं। ठीक है, जो लिगामेंट्स के अंदर होते हैं वो है गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स, जीटीओस कहते हैं, और जो आपके मसल के अंदर होते हैं वो हमने मसल स्पिंडल्स। ठीक है, वो भी सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, जिसके अंदर हमने अपने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा कि इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होती हैं, देन एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं। तो अब सबसे पहले गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स कब एक्टिवेट होते हैं? गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स तब एक्टिवेट होते हैं जब ठीक है, जब स्ट्रेच पड़ा है तो फौरन से एक्टिवेट हो जाते हैं ताकि उस स्ट्रेच को रोका जा सके, रुक जाए वो स्ट्रेच, और मसल जो है एक ज़्यादा ना स्ट्रेच हो जाए। ठीक है, गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स तब एक्टिवेट होते हैं, और जब मसल ये जब एक्टिवेट होंगे
और ये स्ट्रेचिंग को रोक देंगे, ठीक है, एकदम से एक लिमिट है, उन्हें पता है कि नहीं इतनी लिमिट तक ही स्ट्रेच अलाउ है, उसके बाद क्या हो जाता है गोल्जी टेंडन ऑर्गन एक्टिवेट हो जाते हैं और ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होने देते। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने की आप कोशिश करें। और जब ये मसल जब रुक जाता है और ज़्यादा नहीं स्ट्रेच हो रहा है तो ये क्या है, इस रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑटोजेनिक इनहिबिशन। ठीक है, जितनी लिमिट है उतना ही आपका स्ट्रेच होगा। देन सेंसरी रिसेप्टर्स नोन एज गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स आर लोकेटेड इन द मसल टेंडन जंक्शन and in tendons at both ends of muscles. These receptors are stimulated by tension in the muscle unit, muscle tendon unit. ठीक है, both tension produced by muscle contraction and tension produced by passive muscle stretch. ठीक है, या तो contraction की वजह से जो मसल में आपके टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, या फिर जो पैसिव स्ट्रेचिंग है उसकी वजह से आपकी मसल में टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, दोनों से जीटीओज एक्टिवेट हो जाएंगे। बट जो पैसिव स्ट्रेच से मसल जो जीटीओज हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, उनका जो थ्रेशोल्ड है वो ज़्यादा है पैसिव स्ट्रेच का। इसी तरह ही मसल स्पिंडल क्या है, सेंसरी रिसेप्टर्स, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, मसल फाइबर्स में प्रेजेंट है, विच आर ओरिएंटेड पैरेलल टू द फाइबर्स आर नोन एज मसल स्पिंडल्स बिकॉज ऑफ देयर शेप। ये पिक्चर में हम देख लेते हैं, लेजर पॉइंटर, ये देखें, ये मसल्स दिखाए हुए, और ये जो अंदर हैं ये प्रेजेंट, ये आपके क्या हैं, इंट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं, और जो बाहर है ये जो प्रेजेंट हैं ये आपके एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं। मसल स्पिंडल्स रिस्पॉन्ड टू बोथ द अमाउंट ऑफ मसल लेंथनिंग एंड द रेट ऑफ मसल लेंथनिंग। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, मसल्स इनको रिस्पॉन्ड करते हैं और वो एक्टिवेट हो जाते हैं। देन इसके अंदर हम देखते हैं कि जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं उनके अंदर क्या है, न्यूक्लियर चेन फाइबर्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैटिक कंपोनेंट, और जो उसका डायनामिक कंपोनेंट है उसे उसको कौन देख रहा होता है, उसे देख रहा होता है न्यूक्लियर बैग फाइबर्स। ये इंट्राफ्यूजल फाइबर्स की आगे दो टाइप्स हैं, एक उनमें न्यूक्लियर चेन फाइबर्स होते हैं और एक उनके अंदर न्यूक्लियर बैग फाइबर्स हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियर बैग फाइबर्स का क्या होता है, न्यूक्लियर चेन फाइबर्स का क्या होता है, इसके ऊपर एक बहुत एक्सटेंसिव लेक्चर मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। ठीक है, सम मसल्स रिसीव ग्रेटर मसल स्पिंडल रिस्पॉन्स देन अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, द सोलियस रिसीव्स मोर मसल स्पिंडल फीडबैक देन द गैस्ट्रोस्नेमियस ड्यूरिंग बोथ रेस्ट एंड मसल एक्टिवेशन। ठीक है, वो हर मसल का फिर अपना वो होता है। जो सोलियस है वो उसका क्या है, वो जिससे सोलियस के साथ ही हमारे पास गैस्ट्रोस्नेमियस पड़ रहा होता है। ये दोनों काफ मसल्स हैं, सोलियस भी और गैस्ट्रोस्नेमियस भी, बट सोलियस का रिस्पॉन्स हायर है एज कम्पेयर टू गैस्ट्रोक्नीमियस। स्ट्रेच रिफ्लेक्स, जिसे हम मायोटेटिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स भी कहते हैं। अब ये किसका, ये जो रिफ्लेक्स है किसकी वजह से आ रहा होता है, मसल स्पिंडल के एक्टिवेट होने की वजह से आ रहा होता है। ठीक है, वो जब जब यूं ही हम पटेलर टेंडन को स्ट्राइक करते हैं, उसके ऊपर हम हिट करते हैं तो एकदम से ये स्ट्रेच रिफ्लेक्स आता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो मसल स्पिंडल्स हैं वो बेसिकली एक्टिवेट हो जाते हैं। When a muscle spindle associated muscle is rapidly stretched, the spindle can cause two things to happen. ठीक है, it may signal its muscle to contract to prevent it from going too far, or it can inhibit the opposing muscle to prevent it from contracting so that it can't contribute to any further stretching. The relaxation of the antagonist muscle that occurs simultaneously when a muscle spindle contraction of its associated muscle occurs is called reciprocal inhibition. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर आपका जो एगोनिस्ट मसल है, अगर आप एल्बो की फ्लेक्शन कर रही हैं और आपका एगोनिस्ट एक्टिवेट है, तो ये मैं आपको रेसिप्रोकल इनहिबिशन बता रही हूँ। जब वो एक्टिवेट है, ये मसल स्पिंडल की वजह से उसे रिस्पॉन्स मिला है। ठीक है, वो उसने एगोनिस्ट ने क्या किया, वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। अब जब पीछे से जो उसका एंटेगोनिस्ट अगर रिलैक्स नहीं करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं होगी। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल इनहिबिशन से क्या होगा, जो आपका एंटेगोनिस्ट मसल है वो रिलैक्स हो जाएगा ताकि वो मूवमेंट को अकॉम्प्लिश हो सके मूवमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें एल्बो फ्लेक्सर्स की बात कर रहे हैं, तो एल्बो फ्लेक्शन हो रही है और साथ दूसरे की क्या हो रही है, साथ रेसिप्रोकल इनहिबिशन हो रही है। यही बात इसके अंदर बताया हुआ है।
कि जब मसल स्पिंडल एसोसिएटेड मसल इज रैपिडली स्ट्रेच्ड, जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर मैं यही जो बाइसेप्स है उन्हें एकदम से स्ट्रेच करूं, और अब वो फिर क्या होगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वापस, क्योंकि जब वो स्ट्रेच होंगे तो मसल स्पिंडल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब वो मसल स्पिंडल एक्टिवेट होंगे तो उनके टू रिस्पॉन्सेज होते हैं। एक तो क्या होता है कि मसल को फौरन से वो कहेगा एल्बो फ्लेक्सर्स को, जो कि बाइसेप की मैं इस वक्त बात कर रही हूँ, क्या फौरन से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं क्योंकि आपकी लिमिट इतनी है, वो उन्हें बताएगा, एल्बो सिग्नल्स जाएंगे वापस बाइसेप्स की तरफ कि अब आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें, इतनी ही लिमिट है, इससे ज़्यादा आप स्ट्रेच नहीं हो सकते। तो बाइसेप क्या करेगा, वो फौरन से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और अगर बाइसेप क्योंकि उस वक्त मूवमेंट इनिशिएट करवा रहा है तो वो क्या है, एगोनिस्ट है, वो प्राइम मूवर है। और अगर बाइसेप जब मूवमेंट अपनी स्टार्ट होगी उसकी, तो जाहिर बात है उसने एल्बो फ्लेक्शन करवानी है, लेकिन उसके जो एंटेगोनिस्ट मसल है, ठीक है, अगर वो उसी तरह की ही कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है तो बाइसेप अपना फंक्शन तो नहीं सही तरीके से परफॉर्म कर सकता। तो फिर क्या होगा, जो एंटेगोनिस्ट मसल है वो क्या करेंगे, वो रिलैक्स हो जाएंगे ताकि जो बाइसेप है वो अपना मूवमेंट परफॉर्म करवा सके। लेकिन अगर इसका हम शुरू से इसकी रूट देखें तो वो क्या है, ये काम सारा मसल स्पिंडल करवा रहा है। कि हमने क्या किया, हमने फॉर एग्जांपल बाइसेप को हमने स्ट्रेच किया, और अब क्या एक्टिवेट हो जाएंगे, मसल स्पिंडल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। मसल स्पिंडल्स क्यों एक्टिवेट हुए, ताकि बाइसेप को बचाएं वो कि ज़्यादा स्ट्रेच ना हो जाए बाइसेप। और जब वो इस तरह ये रिस्पॉन्स आएगा, मसल्स जो स्पिंडल हैं वो जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या होगा, बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और साथ ही वो दूसरा काम क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि रेसिप्रोकल इनिबिशन हो जाएगी एंटागोनिस्ट ग्रुप ऑफ मसल्स में, ताकि दूसरे मसल जो कि ऑपोजिट साइड पे वर्क कर रहे हैं वो रिलैक्स हो जाए और जो मूवमेंट है वो परफॉर्म हो जाए। ठीक है, और इसी तरह अगर हम GTOs का देखें, when a GTO is stimulated it causes its associated muscle to relax by interrupting its contraction. ठीक है, and when a muscle is inhibited by a GTO this process is called autogenic inhibition। ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, और अब एक जो मसल है कि वो इतनी ज़्यादा उसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो चुकी है कि उसके अंदर टीयर हो सकता है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो फ़ौरन से क्या हो जाएगा, GTO एक्टिवेट हो जाएगा, और ऑटोजेनिक इनिबिशन क्या है, जो खुद ही से एक्टिवेट हो गया, और ताकि मसल जो है वो वापस अपनी रिलैक्स पोजीशन में चला जाए, टीयर ना हो उसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक इनिबिटरी रिस्पॉन्स है जिसे कहते हैं ऑटोजेनिक इनिबिशन। तो अगर देखा जाए तो दोनों ऑपोजिट काम कर रहे हैं। ठीक है, GTO और मसल स्पिंडल दोनों ऑपोजिट, स्लाइटली ऑपोजिट काम कर रहे हैं। देन एक्टिव एंड पैसिव स्ट्रेचिंग जो है वो भी जाहिर बात है आपकी जो जॉइंट की एक्सटेंसिबिलिटी है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करती है। एक्टिव स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स प्रोड्यूस बाय एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ टेंशन इन द एंटागोनिस्ट मसल्स। ठीक है, और जो पैसिव स्ट्रेचिंग है जो कि क्या करवा रहे हैं, अदर देन इन द एंटागोनिस्ट मसल्स आ जाता है इसके अंदर। स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स produced by stretching force other than tension in the antagonist muscles. This is passive stretching. जैसे फॉर एग्जांपल इस चीज़ का आपके जहन में आ रहा होगा कि एंटेगोनिस्ट का वर्ड क्यों यूज़ किया हुआ है और पैसिव स्ट्रेचिंग में ये क्यों कहा है कि अदर देन टेंशन इन द एंटेगोनिस्ट मसल्स। ठीक है, ये बड़ी एक कॉन्सेप्चुअल बहुत ही सोचने समझने वाली बात है कि देखें एक्टिव स्ट्रेचिंग जब आप कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्ट्रेच करना चाह रही हूँ अपने मैं राइट साइड के ट्रेपीजियस को स्ट्रेच करना चाह रही हूँ। ठीक है, राइट साइड के ट्रेपीजियस को मैं स्ट्रेच कर रही हूँ। अब किस तरह से होगा, मैं अपनी जो मूवमेंट है वो कहाँ पे करूँगी, मैं लेफ्ट साइड पे करूँगी मूव अपनी। ठीक है, उसे ऑपोजिट मूव करना चाहूँगी। क्यों मूव करूँगी, जाहिर बात है अगर मैं ऑपोजिट मूव करूँगी तो वो चीज़ स्ट्रेच होगी ना। तो क्या हो गया, अब मैंने राइट साइड का मसल को स्ट्रेच करना है, राइट साइड के ट्रेपीजियस को स्ट्रेच करना है, बट मेरा जो काम दूसरी तरफ के एगोनिस्ट जब तक मेरी गर्दन को दूसरी तरफ नहीं खींचेंगे तो एंटागोनिस्ट मसल कैसे स्ट्रेच होगा। ठीक है, यही उसके अंदर बात लिखी हुई है कि स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स प्रोड्यूस बाय एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ टेंशन इन द एंटागोनिस्ट मसल। टेंशन डेवलप कर रही है, हम दूसरी तरफ जाएंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, टेंशन डेवलप हो जाएगी। जाहिर बात है जब लेंथन होंगे तब भी तो टेंशन ही डेवलप होगी ना। और देन पैसिव स्ट्रेचिंग क्या है, इसमें अब जाहिर बात है हम जो आपके एंटेगोनिस्ट ग्रुप ऑफ मसल्स को हम खुद से, वो खुद नहीं मूव कर रहे, हम उन्हें स्ट्रेच करवा रहे हैं।
ठीक है। पैसिव वो खुद अब उस बंदे की गर्दन बिल्कुल अपनी साइड पे ही है, बिल्कुल जो इसकी न्यूट्रल पोजीशन है उसकी गर्दन की वही है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसे खुद पैसिवली करवा रहे हैं, ठीक है। उसके मसल्स अब एक्टिवेट नहीं हुए हुए। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव स्ट्रेचिंग। देन उसके बाद आ जाती है बलिस्टिक एंड स्टैटिक स्ट्रेचिंग, ठीक है। बलिस्टिक स्ट्रेचिंग क्या है, ये स्ट्रेचिंग जिसमें एकदम से हम बाउंसिंग टाइप स्ट्रेचेस आते हैं, ठीक है, एकदम से फास्ट सा जो जर्क आता है, दिस इज बेसिकली बलिस्टिक स्ट्रेचिंग। और लेकिन ये इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती है, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, हो सकता है मसल इतने टाइट और लिगामेंट्स इतने टाइट हों और हम उन्हें झटके से स्ट्रेच करना चाहें तो क्या हो जाएगा, मसल टीयर हो सकता है और लिगामेंट भी टीयर हो सकता है। और लिगामेंट टीयर हो जाए तो वो तो फिर बहुत मसला होता है, क्योंकि लिगामेंट ए वेस्कुलर है, उसकी ब्लड सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो फिर वो थ्रू सर्जरी और बहुत मुश्किल से हील होती है। लिगामेंट की जो हील है वो हीलिंग वो मसल से देर से होती है। सो बलिस्टिक स्ट्रेचिंग, अब हम इसे देख लेते हैं। इट इज़ अ परफॉर्मेंस ऑफ बाउंसिंग स्ट्रेचेस, मेक्स यूज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी सेगमेंट्स टू रिपीटेडली एक्सटेंड जॉइंट पोजीशन टू और बियॉन्ड द एक्सट्रीम्स ऑफ द रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। हमें फिर बलिस्टिक स्ट्रेचिंग में ये नहीं पता चलता कि जॉइंट की जो रेंज ऑफ मोशन है वो इतनी अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने हिप की फ्लेक्शन है, जो कि हमें पता है कि ठीक है 90 डिग्री से किसी बंदे की 90 डिग्री 110 होती है, किसी की 90 डिग्री होती है। अब हम एकदम से जब उसकी स्ट्रेच करवाएं और उस रेंज से भी बाहर निकल जाए तो जाहिर बात है जॉइंट में क्या हो जाएगा, वो जाहिर बात है उसकी जो वो डिस्टर्ब भी होगी ना, जो उसका आर्टिकुलेशन है। सो ये है बलिस्टिक, बिकॉज द बलिस्टिक स्ट्रेच एक्टिवेट्स द स्ट्रेच रिफ्लेक्स एंड रिजल्ट्स इन द इमीडिएट डेवलपमेंट ऑफ टेंशन। इसकी एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल ये है कि जब हमारे पास कोई स्पास्टिक पैरालिसिस का पेशेंट आता है, यानी या कोई सीपी चाइल्ड है लेकिन वो स्पास्टिसिटी है उसकी लिम्ब में बहुत ज़्यादा, और मैं अब कहूँ एक ही दफ़ा में मैंने इसकी जो एल्बो की एक्सटेंशन है वो करवा के छोड़नी है और खींचूंगी एकदम से, तो क्या हो जाएगा, जब भी आप किसी चीज़ को स्ट्रेच करते हैं, यही इसके अंदर बात लिखी हुई है कि जब हम उसे स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेच रिफ्लेक्स डेवलप होगा, मायोटेटिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स। अब वो क्या करेगा, उसे मैंने जिस फोर्स से एकदम से उसे मैंने स्ट्रेच करने की कोशिश की है, अब वापस उतनी ही तेज़ी से वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। हो सकता है अभी वो इतनी ज़्यादा स्पास्टिसिटी उसमें ना हो, अभी जब मैंने उसे खींचा वो वापस जब जाएगा तो और ज़्यादा स्पास्टिसिटी उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। ये वाली चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे क्या हो जाता है, टीयरिंग भी हो सकती है मसल्स की, और ये सक्सेसफुल भी है। कभी कभी नहीं ज़रूरत स्टैटिक स्ट्रेचिंग से नहीं आ रहा होता, लेकिन हमें देखना पड़ता है कि कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर हम बलिस्टिक स्ट्रेचिंग जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो स्पास्टिसिटी है, इसमें स्पास्टिसिटी का कोई जिक्र नहीं है, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने आपको ये बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल हम स्पास्टिसिटी में इस तरह करके एकदम से ये बलिस्टिक स्ट्रेच करें तो क्या होगा, जाहिर बात है स्पास्टिसिटी वेलोसिटी डिपेंडेंट है। अब मैंने जितनी उसे तेज़ी के साथ और ज़ोर से उसका स्ट्रेच करवाया फर्स्ट टाइम, अगली दफ़ा उतनी तेज़ी से उसके अंदर क्या आ जाएगी, ज़्यादा स्पास्टिसिटी आ जाएगी, ठीक है। और स्टैटिक स्ट्रेचिंग क्या है कि जब हम एक मूवमेंट को बहुत स्लो और एक जो जॉइंट रेंज ऑफ मोशन जितनी हमें डिज़ायर्ड है, कि फॉर एग्जांपल अभी उसकी एल्बो जो हिप की ही बात करते हैं, अभी मैंने उसकी हिप की फ्लेक्शन 90 डिग्री तक है, लेकिन अभी मैं उसकी 50 तक पहुंच गई हूँ, ठीक है। मुझे 50 तक मेरा है कि आज के दिन में मैंने इसकी इन कुछ दिनों के अंदर, फॉर एग्जांपल इन 7 डेज़ के अंदर मैंने 50 डिग्री जो हिप की फ्लेक्शन है वो अटेन करनी है, ठीक है। तो ये किस तरह, ये स्टैटिक स्ट्रेचिंग में होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एक मैं उसका 50 डिग्री तक लेके गई हूँ और फिर मैंने उधर काउंट किया, ठीक है, कुछ सेकंड्स रुकी हूँ, ठीक है, स्टैटिकली मैं चल रही हूँ। फिर डायनामिक स्ट्रेचिंग क्या है, इसमें इन्वॉल्व्स मोशन ऑफ द बॉडी एज इन बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग। डायनामिक स्ट्रेचिंग क्या है, वो जाहिर बात है उसमें भी मूवमेंट है, लेकिन मूवमेंट मतलब बॉडी सेगमेंट्स का मोशन है, बट इसे आपने बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग के साथ कंफ्यूज नहीं करना। बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग तो वो है जिसके अंदर कंट्रोल नहीं है, ठीक है, आपके ऊपर। कभी ऐसा भी हो सकता है, जिस तरह हम लोगों ने वो ग्रेड्स पढ़े थे कि मैनिपुलेशन में कि फिर एंड में क्या होता है, वो एक क्विक थर्स्ट होता है, ठीक है, वो सेपरेट चीज़ है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। सो डायनामिक स्ट्रेचिंग जो होती है उसके अंदर क्या होता है, मोशन है बॉडी सेगमेंट्स का, बट वो क्या है, वो मोशन इज इन कंट्रोल एंड नॉट अ बाउंसिंग टाइप ऑफ मूवमेंट। दिस इज डायनामिक स्ट्रेचिंग।
ठीक है। देन प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, ये भी एक स्ट्रेचिंग टेक्निक्स हैं। इसमें क्या होता है, हम ऑल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स की करवा रहे होते हैं। ये एक जब हम आगे अपने सेमेस्टर्स में जाएंगे तो आपको मैं बताऊंगी कि प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन जो है वो क्या है। बट अभी आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रही होती है मसल्स की। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्ट्रेचिंग, ये एक नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल डायगनली चल रहे होते हैं हम D1 D2 ऐसे करके। बट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक स्ट्रेचिंग प्रोसीजर है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स हम अचीव कर रहे होते हैं साथ साथ। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर लेक्चर। और काइंडली ये जो लेक्चर्स होते हैं ये अब आपका वो वाला सेमेस्टर नहीं है कि आप लकीर के फ़कीर रहें। ठीक है, मुझे सब पता है कि जो बच्चे बुक से पढ़ते हैं उनका भी मुझे पता है, और जो बच्चे मेरे लेक्चर्स पे रिलाई करते हैं तो काइंडली ये चीज़ करना छोड़ दें। वहाँ पे मैं आपका फाइनल एग्ज़ाम नहीं ले रही होंगी। ठीक है, और मेरे बोलने के ऊपर तवज्जो दिया करें। जो मैं एग्जांपल्स दे रही होती हूँ उससे ज़रा सोचने समझने की कोशिश किया करें। ठीक है, ये बायोमैकेनिक्स टोटली कॉन्सेप्चुअल है। अगर कॉन्सेप्ट समझ आएंगे देन आप इसे मेमोराइज कर सकते हैं। अगर ऐसे रटा लगाने की कोशिश करेंगे कभी भी आपको समझ नहीं आएगी। ओके, थैंक यू।